हेलो डीएवियंस, एग्जाम बैटल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं एक और नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें कि चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। और वैसे क्वेश्चंस के लिए ये वाला जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डीएवी ग्रुप पर आपकी क्लास के और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अब तो यहाँ पर आपको कोर्सेज टैब भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितना % कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इन प्लेलिस्ट में नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हाँ, बहुत जल्दी तो आप लोग 9th में चले जाएंगे, उसके लिए ऑलरेडी हम एक अलग से चैनल बना दिए हैं, सिंपलीवर्स। आप इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो सब मैंने डीएवी के इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप चाहें तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का शीट्स मिल जाएगा। साइंस का यहाँ पर 2 PDF अवेलेबल है। MCQ क्वेश्चन का अलग है, जनरल क्वेश्चन का अलग है, दोनों को कंबाइन मैंने कर दिया है। अभी हम लोग सबको पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो MCQ वाले हैं। एक एक करके हर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों सही होगा और बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत होंगे, सबको अच्छे से समझते चलते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस इट गेट्स डैश। जब लाइट किसी चमकीले सरफेस पर पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, बेंड हो जाता है या कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, चमकीले सरफेस पर जब लाइट पड़ती है ना तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में लौट जाती है। रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तब उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर शाइनी सरफेस जो है वो लाइट को वापस लौटा देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही होगा, लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड। व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर इट अपीयर्स बेंड ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। अगर हम लोग पानी में पेंसिल को डुबाएंगे तो पेंसिल हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखता है? पेंसिल को तो ऐसा दिखना चाहिए था, यहाँ पे उसका नोक होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ बेंड क्यों दिखता है? ये बेंड दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। अब देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से लाइट जाएगी और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि ये है डेंसर मीडियम, ये है रेरर मीडियम। डेंसर से रेरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुक जाता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी और ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। इस कारण से पेंसिल जो एक्चुअल में नोक इसका यहाँ होता है वो यहाँ पे हमें दिखता है। पेंसिल थोड़ा सा मुड़ा हुआ हमें दिखता है। तो यहाँ पे इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन उसका कारण नहीं होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट उसका कारण नहीं होगा, डी ऑप्शन भी उसका नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर द रे बेंड्स डैश द नॉर्मल। जब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, एयर कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम है। और वाटर कैसा है? तो डेंसर मीडियम है। तो रेरर से डेंसर में जा रही है तो उसके साथ क्या होगा? क्या लाइट अवे द नॉर्मल हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, अलोंग द नॉर्मल हो जाएगी, या लाइट के पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा? तो देखिए, याद रखिए इस बात को कि जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है, मान लेते हैं ये वाटर है इधर जो कि डेंसर है और इधर एयर है जो कि रेरर है, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो डेंसर से जब रेरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और इसका अपोजिट भी देखिए, जब रेरर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको ऐसे चले जाना चाहिए था ना, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ पर वही बात किया गया है ना कि रेरर से डेंसर आ रहा है, एयर से वाटर आ रहा है। तो एयर से वाटर आएगा तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल चले जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा ये लाइट। तो यहाँ पे हमें टुवर्ड्स द नॉर्मल फिल करना होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अच्छा, ये बेंडिंग क्यों होता है? लाइट क्यों बेंड हो जाती है? बेंडिंग इसीलिए होता है क्योंकि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड बदल जाता है, और स्पीड जितना स्लो होगा वो नॉर्मल की तरफ उतना ही जाएगी। एयर में लाइट ज़्यादा फास्ट चल पाता है तो इसी कारण से वो नॉर्मल से दूर है, लेकिन वाटर में लाइट थोड़ा स्लो चल पाएगा, इसीलिए वो नॉर्मल के पास चली जाती है। तो जितना भी डेंसर मीडियम होगा उसमें उतना ही नॉर्मल के पास जाएगी, जितना डेंस उतना नॉर्मल के पास
और जितना रेयर उतना ही नॉर्मल से दूर। इतना बात आप याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। प्रिज्म के बारे में आपने पढ़ा था कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 अलग अलग कलर्स में बढ़ जाती है, और उन सातों कलर्स को कैसे याद रखते हैं? विबग्योर से, है ना, VIBGYOR, विबग्योर से हम लोग याद रखते हैं। और यहाँ पर इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? तो इस फेनोमेनन को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ पर हमें ऑप्शन सी को टिक करना होगा। डैश इज नेचुरल फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट वाइट कलर की होती है, वाइट कलर हमें दिखती है, उसका जब डिस्पर्शन होता है नेचुरली तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस फेनोमेनन को हम लोग रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष जो होता है वो एक्चुअल में सनलाइट का डिस्पर्शन का इफेक्ट ही है। रेनबो सनलाइट के डिस्पर्शन के कारण ही हमें दिखता है। और ये सनलाइट का डिस्पर्शन किस कारण से होता है? कौन उसका डिस्पर्शन करता है? क्या आसमान में प्रिज्म लगा हुआ है? तो नहीं, आसमान में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बारिश के बाद या बारिश के पहले, उस समय हमें रेनबो दिखाई देता है। उसी ड्रॉपलेट्स के कारण वहाँ पर उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें रेनबो को फिल करना पड़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। रेनबो ही वो नेचुरल फिनोमेनन है जिसमें कि सनलाइट का डिस्पर्शन होता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे जो बुक्स हैं स्पेशली DAV स्कूल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। टोटली आपके सिलेबस पे ये बुक्स बेस्ड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 8 का जो बुक है उसका लिंक आपको यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप बेहतर डिस्काउंट के साथ इन सारे बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो एक बार उस पर क्लिक करके बुक को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। वैसे हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन डैश लेंस कन्वर्ज। कौन ऐसा लेंस है जिस पर जब पैरेलल रेज आती है तो वो कन्वर्ज कर जाती है, मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है? तो यहाँ पे कौन सा लेंस हमें लगाना पड़ेगा? तो आपको याद होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस तरह वाला लेंस जो दोनों तरफ से उठा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उस पर जब पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो कन्वर्ज कर जाती है, एक ही जगह पर मिल जाती है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस हमें फिल करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन ए सही होगा। कॉनकेव लेंस क्या करता है? अगर कॉनकेव लेंस पर पैरेलल रेज आएगी ऐसे और ऐसे तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, वो दूर की तरफ अपने से एक दूसरे से दूर हट जाएगी और वो कभी आगे जाकर नहीं मिलेगी। उसको मिलाने के लिए हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा लाइट रेज को, फिर जाकर इमेजिनरी इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। फॉर कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डैश। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज बनना चाहिए, मतलब लाइट एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज ऐसे बननी चाहिए, और सेम साइज इमेज होना चाहिए, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होना चाहिए। ऐसा कब होगा? ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी पर रखना पड़ेगा, फोकस पर रखना पड़ेगा, या 2F या जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर C भी कहते हैं उस पर रखना होगा, या बिटवीन F एंड 2F रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से कैसा इमेज बनता है वो सब हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो इमेज डायग्राम कैसे बनता है उससे रिलेटेड एक अलग से छोटा सा वीडियो हम बनाकर डाल देंगे, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। इस डायग्राम में देखिए, ये है आपका फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम 2F भी कह सकते हैं, और इधर तो इन्फिनिटी है, वो जितना दूर उधर ले जाइएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज बने, इन्वर्टेड इमेज बने और रियल इमेज बने, मतलब लाइट रेज सच में एक दूसरे को काटनी चाहिए। तो अगर हम इन्फिनिटी में बहुत उधर रखते हैं तो देखिए इमेज छोटा हो रहा है उधर, लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2F पे जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, तो देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क नहीं किया था, हम यहाँ पे मार्क किए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। फोकस पे क्या होगा? फोकस पे अगर हम रख दिए तो इन्फिनिटी पे देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, दिख ही नहीं रहा है, बहुत दूर इमेज बनने लगेगा, तो फोकस आंसर तो होगा नहीं। फोकस और 2F के बीच में अगर हम डालते तो देखिए कितना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही हो सकता है 2F यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर।
2f पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उतना ही बड़ा इमेज बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2f, या जिसको c भी कहते हैं। 2f की जगह c भी लिखा हो सकता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। When object is placed dash in front of convex lens, image is virtual, erect, magnified and on the same side। अब देखिए इमेज कैसा बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे ये पूछा है। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। इमेज वर्चुअल होना चाहिए, मतलब लाइट रे सच में एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए। लाइट रे एक दूसरे से दूर चली जाए और पीछे बढ़ाने पर हमें कटता हुआ प्रतीत हो, उस तरह से होना चाहिए वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद इरेक्ट होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ऐसे है इमेज उल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऐसे इमेज भी ऐसे, उसका मतलब हुआ इरेक्ट। और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो इमेज इतना बड़ा होना चाहिए। और सेम साइड में होना चाहिए, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है ना, कॉन्वेक्स लेंस लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर ही होना चाहिए, इसी साइड में होना चाहिए, अपोजिट साइड में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें बोला गया है। तो देखिए इसका डायग्राम देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ सही होगा, या 8f सही होगा, या बिटवीन f एंड 2f सही होगा, या 2f सही होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दे बहुत दूर, इधर तो स्पेस नहीं है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखिए इमेज फोकस के नज़दीक जा रहा है जितना दूर हम ले जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रख दे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बराबर बनता है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो ये तो इस साइड में नहीं है, ये लेंस के अपोजिट साइड में है, इस साइड में बनना चाहिए। तो इस साइड कहाँ बन रहा है, तो हम और आगे बढ़ाते हैं। f के पास जाएंगे तो देखिए इन्फिनिटी पर बनने लगा, अभी भी इस साइड नहीं आया। लेकिन जैसे f के अंदर गए हम, f तक क्या था कि f फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा था बहुत दूर, ठीक है। लेकिन जैसे फोकस के अंदर हम लोग घुसे वैसे इमेज जो है इस साइड बनने लगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट था ना उसी साइड इमेज बनने लगा। तो अब आप बताइए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इरेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड, प्लस उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा फोकस और लेंस के बीच में, यानी कि पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा, तब जाकर वर्चुअल इमेज बनेगा, सेम साइड बनेगा और वस्तु से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोल बोल दिए थे, पोल नहीं बोलते हैं, लेंस के केस में उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमें रखना पड़ेगा। फोकस के जैसे अंदर जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बड़ा बनने लगेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, और इमेज सेम साइड बनेगा, ठीक है। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिया था वो सब हम आपको दिखाए ना, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे मैच करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डैश इमेज। कॉनकेव लेंस का जो इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो वर्चुअल होता है। सच में लाइट वो नहीं कटवा पाता है, ठीक है। वो लाइट को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है, हमें डॉटेड लाइन से उसको मिलाना पड़ता है, तो इस कारण से वर्चुअल है। इरेक्ट मतलब सीधा, वस्तु ऐसे है तो उसका इमेज भी सीधा ही रहेगा। और डैश इमेज, यहाँ पे क्या भरना चाहिए, सेम साइज का इमेज, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज, या डिमिनिश्ड यानी कि छोटा इमेज, या नन। तो देख लेते हैं कैसा इमेज बनता है। कॉनकेव लेंस है ना, तो कॉनकेव लेंस का डायग्राम देखते हैं। ये है आपका कॉनकेव लेंस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हैं, इमेज कैसा बन रहा है, इमेज जो है वर्चुअल है। क्या किसी भी केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, इमेज जो है वर्चुअल है, मतलब सच में लाइट रे एक दूसरे को नहीं काट रही है। देखिए जाके वहाँ पे अब पीछे से डॉटेड लाइन आ रहा है, यहाँ पे ना जो ये लाइट रे गई ये तो ऐसे चली गई रिफ्रैक्ट होके, फिर दूसरा जो लाइट रे आया वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चले गया, तीसरा जो लाइट रे आया वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। तो एक तो उधर चले गया, एक इधर चले गया, वो दोनों तो कभी मिलेगा नहीं, तो उसको पीछे बढ़ाया गया, यहाँ पे मिला, इसको पीछे बढ़ाया गया, यहाँ पे मिला, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है, यहाँ पे लिखा भी है। तो वर्चुअल इमेज ये हमेशा बनाता है, और इमेज जो है वो उसका जो साइज है ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो वहाँ पे हमें टिक करना था डिमिनिश्ड। तो ये जो कॉनकेव लेंस बनाएगा इमेज वो कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, कभी भी उल्टा इमेज ये नहीं बनाता है, और हमेशा डिमिनिश्ड होगा, मतलब वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ मिरर इमेज इज कॉल्ड डैश।
अब देखिए जब हम लोग मिरर में अपना फेस देखते हैं, अपना बॉडी देखते हैं, तो हमारा लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमें लगता है कि राइट हैंड उठा रहा है सामने वाला, और राइट उठाते हैं तो लगता है लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज 1.5 cm। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज डैश। अब देखिए प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, प्लेन मिरर के सामने अगर आप 1.5 cm के दूरी पर अगर खड़े हो जाएं तो आपका इमेज भी जो है ना 1.5 cm की दूरी पर ही बनेगा। जितना दूर आप खड़े होंगे उतना ही दूर आपका इमेज बनेगा। अब बोला है कि अगर 1.5 cm की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1.5 इधर और 1.5 इधर, टोटल कितना हो गया, 3 cm हो गया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 cm हमें टिक करना होगा। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड इमेज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट डैश। बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा इमेज बना रहा है जो कि रियल है, मतलब लाइट सच में इंटरसेक्ट कर रही है। इन्वर्टेड है मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे तो उसका इमेज ऐसे, और इनलार्ज्ड इमेज बना रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो इमेज इतना बड़ा, इस तरह से बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, तो देखिए यहाँ पे है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस, और यहाँ पे आपका पोल हो गया। अब हमें देखना है कि कैसे इमेज बनता है। बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो देखिए इमेज कहाँ बनने जा रहा है, इमेज फोकस पर बनने जा रहा है। मतलब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगा, और आगे जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुँचेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसा इमेज बनता है, एग्जैक्टली उतना ही बड़ा लेकिन इन्वर्टेड। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर जाएंगे तो इन्वर्टेड और उससे बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना अंदर जाएंगे इन्वर्टेड इमेज रहेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा। अब देखिए फोकस पे जैसे जाएंगे वैसे इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनने लगेगा। फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, क्योंकि इससे जस्ट पहले देखिए बहुत बड़ा बन रहा था ना, तो ये जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे इमेज और बड़ा होते जाएगा और इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे। और उसके बाद देखिए जैसे हम लोग फोकस के अंदर जाएंगे तो फिर इमेज का साइज छोटा होना शुरू होगा, और उसके बाद ये जो है पहले जो इन्वर्टेड था ये इरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो फोकस के अंदर तो सीधा हो जाता है, सीधा होने का बात कहा नहीं गया था क्वेश्चन में बोला गया था कि इन्वर्टेड है और बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो होगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत बड़ा बनेगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा गया है, इस कारण से इमेज जो है बहुत बड़ा बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। और ए डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ बिकॉज इट डैश। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए था। रिट्रेसेस इट्स पाथ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, खाली जगह होना चाहिए था, और आपको ऑप्शन बी को यहाँ पे फिल करना था। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए अच्छे से। जब लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजते हैं ना तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट जाती है। अब देखिए मान के चलते हैं कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे एफ है फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर आप लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजिएगा ना तो यहाँ टकराएगा मिरर से, और उसके बाद इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस भी लौट जाएगा। चाहे आप कैसे भी भेजिए, ऐसे भी भेजिए, ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगा। ऐसा होता है। ये जो है हम लोग पढ़े थे ना स्पेशल रेज, उसमें एक स्पेशल रे ये भी था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजेंगे तो लाइट जो है उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी उसी कारण से सही हो जाएगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू डैश। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब देखिए एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि मिरर में होता है, शीशा में होता है, या बहुत चमकदार मेटल है उसमें होता है कि जिस तरह से लाइट रेज आ रही है उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है ना कि एक ऐसे करके ग्रुप ऑफ लाइट रेज आई, लेकिन एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। तो इस कारण से जो है ना जो लाइट रे जिस तरह से आ रही होती है उस तरह से जा नहीं रही होती है। इस कारण से हमें ऑब्जेक्ट का इमेज साफ साफ नहीं दिखता है। और ऐसा कहाँ नहीं होता है, ऐसा वुड पे नहीं होता है। मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ना वुड पे ही हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पे
वुड पे अगर हम लोग अपना फेस देखना चाहेंगे तो हमें फेस नहीं दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज डैश। प्लेन मिरर कितना बड़ा इमेज बनाता है? तो प्लेन मिरर सीधा साधा आदमी है भाई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनाएगा, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर पर इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज सेम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होना चाहिए। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 35 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू डैश। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल हमें दिया है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसके बीच का एंगल दिया है 35 डिग्री। तो इसी को तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उतना ही होता है। हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, मतलब ये भी 35 डिग्री होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें ऑप्शन ए को टिक करना होगा यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड डैश। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे कि ये वाला पॉइंट पोल हो गया, ये वाला पॉइंट फोकस हो गया, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इफ इंसिडेंट रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश। अब देखिए ये आपका सरफेस हो गया मिरर का, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब अगर लाइट रे नॉर्मल पर ही पड़े सीधे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सा भी झुकाव नहीं है, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो उसके बीच एंगल बन ही नहीं रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंगल बिटवीन मिरर सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 42 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू डैश। ये हुआ ना क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये आपका मिरर का सरफेस हो गया, ठीक, ये मिरर सरफेस बना लेते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लाइट रे आती है, लाइट रे ऐसे करके आती है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया आई, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया आर। अब हमें क्या बोला गया है कि मिरर के सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 42 है। तो मिरर का सरफेस ये रहा, इंसिडेंट रे ये रहा, उसके बीच का एंगल 42 डिग्री। तो यहाँ पे बैठा देते हैं 42 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब ये वाला एंगल क्या है। तो ये वाला एंगल तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं अगर हमें ये वाला एंगल पता चल गया, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? अब देखिए नॉर्मल और मिरर का सरफेस 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 में 42 तो इधर हो गया, तो इधर कितना बच गया? इधर 48 बचा, क्योंकि 48 और 42 90 यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा। तो इधर का जो एंगल है ये वाला एंगल, ये कितना हो गया? 48 डिग्री। और इसी के बराबर ये भी होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, तो ये भी 48 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता, फिर वहाँ पे लड्डू मिल जाता। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, क्या पूछा है समझना है, तब आंसर करना है। वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट डैश। हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, उसको कैसे देख पाते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं है, वो अपना लाइट इमिट नहीं कर रहा है, तो उसको देखने के लिए पहले तो सनलाइट या कोई भी लाइट सोर्स से लाइट उस पर आता है, उसके बाद वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, और उसके बाद हम लोग उसको देख पाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट, लाइट जो है ऑब्जेक्ट एमिट करेगा ना। लाइट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स आई, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचेगा, ये वाला ऑप्शन सही है। पासेस थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं तो वो तो ऑपेक हो जाएगा। इज एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब अगर कर लिया तब तो वो पूरा ब्लैक दिखेगा, हमें पूरा डार्क दिखेगा, वहाँ पे कुछ लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे वो दिखेगा कब? जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब ऑब्जेक्ट हमें दिखती है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे पहले वाले पीडीएफ के, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है दूसरे वाले पीडीएफ में दिए गए क्वेश्चंस की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड आंसर्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है द इमेज फॉर्म थ्रू एन अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में एक दूसरे को नहीं काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, तब जो इमेज बनता है उस इमेज को क्या कहते हैं? तो उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये क्या है? ये है कॉन्वेक्स मिरर,
एक लाइट रे आएगी इधर चली जाएगी, एक लाइट रे आएगी इधर चली जाएगी, तो वो तो कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमें वर्चुअल इमेज लिखना होगा। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण होता है उसका सेंट्रल पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो उसके सेंट्रल पॉइंट को पोल कहा जाता है। यहाँ पे पोल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर से हम लोग फेस देख सकते हैं, इमेज जिधर से बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड कर्व्ड है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, मतलब इधर से बाहर से पेंट किया होगा, रिफ्लेक्टिंग इधर, रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है। तो अगर इनवर्ड ये कर्व्ड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये कॉनकेव है ना, केव बना हुआ है, अंदर की तरफ ये धंसा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन था मैच द कॉलम, इसमें ऑलरेडी हम मैच कर दिए हैं। जैसे कि पहला है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको रिफ्लेक्शन से मैच कीजिएगा। बाउंसिंग बैक का मतलब ही होता है रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन थ्रू वेल शाइनी सरफेस, पूरा चमकदार सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, पढ़े भी थे हम लोग। उसके बाद इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो वर्चुअल होता है, मतलब सच में लाइट रे वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ऐसा है कि मिरर में आप अपना इमेज देखें, ठीक है, या यहाँ से जो टॉर्च जलाए, मान के चलते हैं यहाँ से हम लोग टॉर्च जलाएं, तो क्या टॉर्च का लाइट जो है मिरर को पार करके इधर चले जाता है, उसके बाद यहाँ इमेज बनता है? ऐसा थोड़ी है, इधर तो लाइट जाता ही नहीं है, या इधर हमारा जो फेस का प्रोजेक्शन है वो इस तरफ जाता ही नहीं है, इधर इधर कुछ नहीं होता है। सच में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, सच में लाइट रे प्लेन मिरर के उस पार नहीं जाती है। मिरर यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है वो आई को इंस्पेक्ट करने के लिए होता है, आंखों के डॉक्टर उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं सिक्योरिटी मिरर के रूप में। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा मिरर होता है और ऊपर से ऐसे होता है, इसको फिंगर से प्रेस करते हैं तो ये अंदर की तरफ धंस जाता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ मिरर होता है, उसी को ना कहते हैं सिक्योरिटी मिरर। तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो ऊपर की तरफ उठा रहता है, कॉनकेव नहीं होता है वो, उसको प्रेस कर करके अजीब अजीब फेस उसमें बनने लगता है, आपने देखा होगा वीडियो, उसी को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी मिरर। क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला यहाँ पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डैश ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जैसे कि मान लेते हैं ये लेंस है, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे तो उसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे उसका फोकस है और यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिल जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 2f होता है ना, r इज इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ पे वही बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल होता है ये, तो यहाँ पे हमें ट्वाइस फिल करना पड़ेगा। अरे डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर डैश इट्स पाथ, अगर लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में भेजेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हमको लग रहा है, यहाँ पे मिरर भी लिखना चाहिए था क्योंकि लेंस के केस में अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर भी आपको साथ में लिखना चाहिए था। तो कॉनकेव मिरर में जब लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजते हैं, सी पर भेजते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, तो सी पर अगर आप भेजिएगा तो वो अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगा, अपने पाथ पर ही वापस लौट जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिट्रेसेस इट्स पाथ हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तो था अभी। नेक्स्ट है द नॉर्मल इज ऑलवेज डैश टू द सरफेस ऑफ मिरर। प्लेन मिरर में तो हम लोग देखे थे कि जैसे लाइट यहाँ पर ही तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आप बना दीजिए, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर का क्या, जैसे कि स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे भी तो नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, मतलब हर पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा इस तरह से होगा, यहाँ बीच में कहीं सेंटर होगा, नॉर्मल जो है सेंटर की तरफ ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर, यहाँ जैसे सरफेस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर, हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है नॉर्मल। डैश इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इसका आंसर होगा। वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे हम लोग नहीं दिखा सकते, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना,
प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और वो जो है स्क्रीन पर जाकर पड़ती है, वहाँ पे हमें इमेज दिखता है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है उसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि वर्चुअल इमेज में लाइट रे सच में जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। लाइट रे सच में अगर इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो इसको स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है ना, सच में लाइट कहीं पर नहीं पड़ती, सच में लाइट कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो वर्चुअली इंटरसेक्ट करती है। हम उसको पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत होती है। डेंटिस्ट्स यूज डैश मिरर टू गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। तो डेंटिस्ट जो है कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए, और हमारी दांतों का बड़ा बड़ा इमेज देखने के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे जो बुक्स हैं स्पेशली डीएवी स्कूल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। टोटली आपके सिलेबस पे ये बुक्स बेस्ड हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 8 का जो बुक है उसका लिंक आपको यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप बेहतर डिस्काउंट के साथ इन सारे बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो एक बार उस पर क्लिक करके बुक को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। वैसे हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। What type of lens do we use for reading? अगर हमें पढ़ने के लिए लेंस यूज़ करना है तो किस तरह का लेंस यूज़ करेंगे? तो देखिए, पढ़ने के लिए अगर हमें लेंस यूज़ करना है तो हमें छोटा लेटर बड़ा दिखना चाहिए। तो छोटा लेटर बड़ा कैसे दिखेगा? उसके लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है ना, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट रेज को ऐसे करके कन्वर्ज कर देती है। अगर यहाँ पर हम छोटा सा लेटर रख दे तो यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो ऐसे करके पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ पे हमें वही छोटा सा लेटर बड़ा सा दिखेगा जो यहाँ पे इतू सा था। तो अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। वैसे भी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उस ग्लास को आप ऐसे करके टच करेंगे तो देखिएगा बीच में मोटा होता है, बीच में उठा हुआ रहता है और साइड साइड से धंसा हुआ रहता है, मतलब वो इसी तरह का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं इसका सही। व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन शाइनी और पॉलिश सरफेस? जब लाइट एक शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी और पॉलिश सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। द सरफेस सेंड्स बैक द लाइट टू द सेम मीडियम। लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। वाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड क्यों कर जाती है, मुड़ क्यों जाती है? तो देखिए, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट का स्पीड बदल जाता है। अगर लाइट स्लो हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और अगर लाइट तेज हो रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं अ रे ऑफ लाइट बेंड्स बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस इन द न्यू मीडियम। नए मीडियम में जाने के बाद उसका स्पीड बदल जाता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और लाइट का स्पीड बदलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताता है कि मीडियम कितना डेंस है, मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो कितने घने हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट में किस हद तक रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ कितना झुकेगी या नॉर्मल से दूर कितना जाएगी, मतलब उसमें कितना बेंडिंग होगा। बेसिकली ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। यहाँ पर हमसे इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी में यही रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम ये होगा ये भी उतना ही कम होगा। अ मीडियम विथ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा लाइट को बेंड करवाएगा। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट उसमें उतना ही स्लो ट्रेवल करेगी और वो उतना ही नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। वाई डज अ पॉन्ड अपीयर शैलोअर देन इट इज़? पॉन्ड यानी कि तालाब जो है वो जितना गहरा होता है उससे कम गहरा हमें दिखाई देता है, लगता है कि कम ही गहरा है, और नीचे जाते हैं तो हम लोग डूब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, तालाब के बेस से, यहाँ से बेस से जो लाइट रे आती है ना, वो जैसे सरफेस को क्रॉस करती है
वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, क्योंकि इधर है डेंसर मीडियम और इधर है रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर में जब लाइट जाती है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और स्पीड जितना ज़्यादा बढ़ेगा लाइट नॉर्मल से उतना ही दूर चली जाएगी। अब यहाँ पर लाइट तो नॉर्मल से दूर चली गई, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे लाइट को आते हुए तो हमें लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें लगेगा लाइट यहाँ से आ रहा है, और ये जो तालाब का गहराई यहाँ पे था एक्चुअल में, वो हमें लगेगा कि यहाँ पे उसका गहराई है, और हमें लगेगा कि तालाब इतना ही गहरा है। हम लोग इसमें घुसेंगे सोच के कि हम लोग तो नहीं डूबेंगे, लेकिन हम लोग एक्चुअल में डूब जाएंगे। तो यही कारण है कि तालाब जो है एक्चुअल गहराई उसका हमें नहीं दिखता है। द पॉन्ड अपेयर्स शैलोअर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ये हमें कम गहरा दिखता है। लाइट कमिंग फ्रॉम बॉटम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स एयर। जो लाइट बॉटम से आ रही है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक, नॉर्मल से दूर हट जाती है। दिस मेक्स बॉटम अपीयर रेज्ड, और इस कारण से जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है। इन विच कंडीशन डज द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस कंडीशन में लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो इस बात को याद कर लीजिए, अच्छे से हम समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस कंटेनर में वाटर है, वाटर तो एक डेंसर मीडियम है और ऊपर है रेयर मीडियम। अभी जस्ट हम तालाब वाला एग्जाम्पल भी बताए थे, सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब लाइट रे जो यहाँ से जाएगी वो जो है नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और हमें लगेगा कि तालाब का जो बेस है यहाँ पे है, जो कि एक्चुअल में नीचे है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, डेंसर से जब रेयर गई तो नॉर्मल से दूर हट गई, लेकिन जब वही लाइट रे को हम उल्टा लाएंगे, रेयर से डेंसर की तरफ लाएंगे, तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको तो ऐसे चले जाना चाहिए था ना, सीधा आगे चले जाना चाहिए था ना, लेकिन देखिए ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर होगा कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और इसका उल्टा होगा तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला था कि नॉर्मल की तरफ झुकती है, तो हम लोग वही लिखेंगे, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यानी कि हवा से जब पानी में जाएगी तो ये जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, सिंपल। वाई आर एस्ट्रोनॉमर्स गोइंग वेल अबव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर नॉट एबल टू सी ट्विंकलिंग स्टार्स। जब एस्ट्रोनॉट्स धरती के एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। इसका क्या रीज़न है, तो देखिए तारे इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं क्योंकि तारों से जो आती हुई लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, उसके ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर का लेयर है। अब ये जो हवा है ना, वो तारों से आती हुई लाइट को रिफ्रैक्ट करवा देती है, इसीलिए तारे हमें यहाँ पे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब जो एस्ट्रोनॉट है वो एटमॉस्फेयर को पार कर जाते हैं ना, तो यहाँ से जब देखते हैं वो तारे को तो उनको टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है, उनको एकदम क्लियर स्टार दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग वही सब आंसर में लिखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है। हवा जो है वैक्यूम के मुकाबले तो डेंसर ही है ना, तो वहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होने लगता है। अबव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर देयर इज नो एयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर तो हवा ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर स्टार से आने वाली लाइट बेंड ही नहीं करती है, और इस कारण से स्टार्स जो है ट्विंकल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। बारिश के पहले और बारिश के बाद हवा में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहते हैं, और उनसे जब सन की वाइट लाइट रे पास करती है तो उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ हो जाता है डिस्पर्शन, और उसी के बाद रेनबो हमें दिखाई देता है। तो वही सब हम लोग लिख देंगे, व्हेन सनलाइट एंटर्स द वाटर ड्रॉप्स इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, देन रिफ्लेक्टेड एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन। उसके साथ रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसके साथ डिस्पर्शन होता है, ये लाइन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। द लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स ड्यू टू डिस्पर्शन। यहाँ पर लाइट जो है डिस्पर्शन के कारण 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, और इससे हमें आसमान में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेम द लेंस विच कन्वर्जेस द लाइट रे। कौन ऐसा लेंस है जो कि लाइट रे को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब कि एक ही पॉइंट पर लाके मिला दे। तो देखिए ये जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ये जितनी भी लाइट रे पैरेलल आएगी ना उसको एक ही पॉइंट पर मिला देगा, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। बिकॉज द कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स द पैरेलल रेज इनवर्ड टू मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द फोकस। कॉन्वेक्स लेंस जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती है सबको एक सिंगल पॉइंट पर मिलवा देती है, और उस सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। व्हाट इज द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन यू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए हमसे पूछा गया है कि अगर हम इन्फिनिटी पर रखे हुए एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, यानी कि उसको लेंस के थ्रू देखते हैं, तो उसका इमेज कैसा बनेगा।
कौन सा लेंस क्लियर नहीं किया है, तो हमें दोनों लेंसेज के लिए लिखना पड़ेगा इसका आंसर। अब देखिए पहले कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आएगी, बहुत दूर है ना ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल लाइट रेज आएगी और सारी लाइट रेज जो है एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेगी, है ना, एक्चुअल में एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेगी और यहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट था लगभग इतना बड़ा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, और यहाँ पर इमेज उसका बना इतना छोटू सा, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। तो यहाँ पर कैसा इमेज बना, रियल बना, क्योंकि सच में लाइट रे यहाँ पर एक दूसरे से मीट कर रही है। इन्वर्टेड बना, क्योंकि जैसे ऐसे लाइट रे आएगी ना तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा, ठीक है, सब यहाँ पर मीट करेगी, तो यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया। हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, तभी तो दिख रहा है ना लेंस के थ्रू, और यहाँ पर हमें लेंस के थ्रू वो बहुत छोटा दिखेगा, तो हाईली डिमिनिश्ड। और ये कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये फोकस पर ही सारे पॉइंट्स को सारे लाइट रेज को मीट करवाता है, तो ये उसका नेचर और पोजीशन हो गया। अब बारी है कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो कैसे उसका डायग्राम कैसा होगा, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रेज आएगी वो डाइवर्ज करेगी, ये इधर चली गई, ये सीधी चली गई, ये इधर चली गई। अब आगे तो कहीं मीट करेगी नहीं, तो इसको हमें पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये सिंगल पॉइंट पर मीट करेगी, है ना, यहाँ पर मीट करेगी। मतलब यहाँ पर किस तरह का इमेज बना, ये वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि सच में लाइट रे नहीं मिली, हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, हमें लगा कि ये लाइट रे जो है ये यहाँ से आ रही है, ये वाली जो है ये यहाँ से आ रही है, ये वाली भी यहाँ से आ रही है, तो हमें बस लग रहा है क्योंकि हम लोग इधर से खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो इस कारण से ये वर्चुअल इमेज हो गया, क्योंकि सच में लाइट रे यहाँ पर नहीं मिल रही है, हमने बस मिलाया है उसको। ये इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा। एंड हाईली डिमिनिश्ड, ये बहुत छोटा इमेज बनेगा। इसका पोजीशन क्या होगा, तो ये भी फोकस पर ही होगा, लेकिन सेम साइड ऑफ लेंस, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज बना था। तो ये सब डिफरेंसेस है जो कि आपको हम पढ़ाए भी थे चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब देखिए चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, वो दो कर्व सरफेस से बना होता है। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इधर भी एक स्फीयर बनेगा, है ना, और इसको पूरा करेंगे तो इधर भी एक स्फीयर बनेगा। दोनों स्फीयर का एक सेंटर होगा, है ना, दोनों स्फीयर का एक सेंटर होगा, और बीच में क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। तो दोनों सरफेस के सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करती है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, द प्रिंसिपल एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। दोनों लेंस के एक लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, एक लेंस का इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, इससे जो लाइन पास करती है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज द मेन रेफरेंस लाइन यूज्ड टू ड्रॉ रे डायग्राम, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। राहुल टेक्स 2 कार्डबोर्ड एंड मेक्स होल्स ऑन इक्वी डिस्टेंस, ही ऑब्जर्व्स अ कैंडल फ्लेम थ्रू देम, What do you interpret from the activity? राहुल जो है 2 कार्डबोर्ड का शीट लेता है, ठीक है, एक शीट ये हो गया, दूसरा शीट ये हो गया, ठीक है, और दोनों में एकदम बराबर दूरी पर क्या करता है, एक होल बना देता है। अब यहाँ पर एक कैंडल उसने जला दिया है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल जल रहा है। अब राहुल इधर से उसको देखता है। अब राहुल इसको देख पाएगा कि नहीं, तो देखिए सिंपल सी बात है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, तो अगर ये दोनों होल्स एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे और राहुल का जो आंख होगा इसी लाइन में अलाइंड होगा, तो राहुल को ये जो कैंडल है जलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, या राहुल ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो फिर उसे कैंडल जलता हुआ नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है, तो वही लिखेंगे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। राहुल कुड सी द कैंडल फ्लेम ओनली व्हेन ऑल द होल्स वर इन वन स्ट्रेट लाइन। सारे होल अगर एक सिंगल लाइन में होंगे तभी उसको दिखेगा। इफ इवन वन होल इज डिस्प्लेस्ड द इमेज डिसअपेयर्स। एक भी होल ऊपर नीचे चला गया तो इमेज जो है नहीं दिखेगा, कैंडल दिखेगा ही नहीं। प्रूविंग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और इससे प्रूव होता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, वो मुड़ के नहीं जाएगी। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो वो भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो यहाँ पे 35 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ लेंस आर थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एज।
मिडिल में थिन होता है और एज पे थिक होता है। तो ये कौन सा लेंस है? ये है कॉनकेव लेंस, अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, तो कॉनकेव लेंस है ये। इट इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस कॉज डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। इस डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इससे क्या होता है कि लाइट रे जो है डाइवर्ज कर जाती है, ऐसे आती है और एक दूसरे से दूर हट जाती है। व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिजर्ट? डिजर्ट में मिराज का फॉर्मेशन होता है, वो क्यों होता है ये हमें बताना है। तो देखिए मिराज क्या होता है, रोड पे भी आपको कभी कभी दिख सकता है। बहुत लंबा हाईवे रहेगा ना, धूप वाला दिन रहेगा और पूरा सीधा सड़क रहेगा, अच्छा वाला प्लेन वाला, तो उस पर आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आगे पानी है सड़क पे। रेगिस्तान में भी ऐसा ही दिखता है। तो इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि मिराज इज काउज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण मिराज का फॉर्मेशन होता है। इन लेयर्स ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स। हवा का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जमीन के नज़दीक जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होती है, उसके ऊपर का हवा जो है वो कम गर्म होता है, मतलब वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है। हॉट एयर नियर द ग्राउंड इज लेस डेंस वाइल अपर कूल एयर इज डेंसर। नज़दीक जमीन के नज़दीक का जो हवा रहता है वो ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए उसका डेंसिटी कम रहता है, और ऊपर का हवा का डेंसिटी अधिक रहता है। तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, वही वाला केस हो गया। और यहाँ पर भी उसके कारण से लाइट का रिफ्रैक्शन होने लगता है। लाइट बेंड्स रिपीटेडली, लाइट बार बार बेंड करती है एंड फॉर्म्स द इमेज ऑफ स्काई ऑन द ग्राउंड, और आसमान का इमेज ग्राउंड पर बनाने लगती है। विच लुक्स लाइक वाटर, और वो जो इमेज है पानी की तरह हमें दिखने लगता है, और उसी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आपको समझाते हैं। अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे किसी भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो आपको क्या कर देना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम है, ठीक ना, इसको आपको कर देना है। आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिंपली उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इस तरह आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इससे आपको एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। आपको निकालना है, मान के चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एब्सोल्यूट वाला, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर देंगे, बस हमें मिल जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एयर का ऊपर लिखेंगे CV बाई CA डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे ग्लास के लिए क्या लिखेंगे, CV बाई CG। समझ गए ना, यहाँ पे क्या है, CV मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, CA मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, CV वही है, और CG मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा और हमें अंत में मिल जाएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इससे हमें क्या मिल गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना है, इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहाँ पे एयर होगा, और आपके बुक में एयर ग्लास का एग्जाम्पल ना देके आपके बुक में ऐसे दे दिया है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। रिलेटिव कैसे पढ़ेंगे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट नंबर बैठाएंगे। अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 बैठाएंगे, यहाँ पे एयर ग्लास है तो यहाँ पे ग्लास एयर बैठाएंगे। तो इस तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब डेफिनेशन की बारी, तो डिफाइन ऐसे कर देंगे, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिवाइड दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसी के रेशियो को क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इट शोज
हाउ मच लाइट बेंड व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। एक मीडियम से जब लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना बेंड करेगी, कितना मुड़ेगी, यही हमें बताता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, रिपीट कर करके देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसको पढ़े कैसे और इसको लिखे कैसे। हाउ इज रिफ्लेक्शन डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से कैसे अलग है, बहुत सिंपल सी बात है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट जो है सेम मीडियम में लौट जाती है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो वही सब लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम। जब दूसरे मीडियम में चली जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है। एग्जाम्पल हो गया पेंसिल जो है बेंड हमें दिखाई देता है पानी में डुबाने के बाद। या इसमें हम लोग वो भी लिख सकते हैं कि जो पॉन्ड का गहराई है, पॉन्ड का जो बेस है वो हमें, पॉन्ड जो है वो हमें शैलोअर दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है जब हम लोग ऊपर से देखते हैं। तो ये सब भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। वाई कांट वर्चुअल इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा सकते? तो वर्चुअल इमेज कब बनता है, लाइट जब अपेरेंटली मीट करती है, सच में नहीं मीट करती, हमें लगता है कि वो मीट कर रही है, तब जाकर वर्चुअल इमेज बनता है। तो जब सच में लाइट रे मीट कर ही नहीं रही है तो उसको हम लोग इस स्क्रीन पे मीट करता हुआ कैसे दिखा सकते हैं? सिंपल सी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो भी लाइट रे आएगी उसको ऐसे करके कन्वर्ज कर देगी, यहाँ पर मीट कर जाएगा लाइट रे। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख देंगे तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होने लगेगा स्क्रीन पर, क्योंकि ये रियल इमेज है, समझे। लेकिन अब देखिए वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक ना। लाइट रे आई उधर चली गई, लाइट रे आई उधर चली गई, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तब जाकर यहाँ पर मीट किया और यहाँ पर इमेज बना। अब आप सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख दें तो क्यों नहीं इसका इमेज यहाँ पे बनने लगेगा स्क्रीन पर। तो देखिए, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे एक पर्दा लगाएंगे तो अभी भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इमेज बनेगा, है ना, पर्दा पे इमेज बनने लगेगा। लेकिन भाई पर्दा पे इमेज कैसे बनेगा? जैसे हम लोग पर्दा लगाएंगे ये लाइट यहीं पर ब्लॉक हो जाएगी, लेंस पे जा ही नहीं पाएगी और इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस जो हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो कैसे हम लोग वर्चुअल इमेज को पर्दे पे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना। तो इस कारण से कभी भी अगर वर्चुअल इमेज बना, वी कैन नॉट प्रोजेक्ट इट ऑन द स्क्रीन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वही हम लोग लिखेंगे, वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय द अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज। मतलब सच में लाइट रे नहीं मिलती है, अपेरेंटली मिलती है, आभासी रूप से मिलती है, नॉट बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, एक्चुअल में नहीं मिलती है। सिंस लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली कम टुगेदर, दे कैन नॉट बी काउट ऑन स्क्रीन। जब साथ में आती ही नहीं लाइट रे तो उसको स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हैं? ओनली रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज रेज ट्रूली मीट एट अ पॉइंट। केवल हम लोग रियल इमेजेस को ही स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, क्योंकि रियल इमेजेस में ही लाइट रे सच में मीट करती है एक पॉइंट पे। व्हाट इज रियल इमेज? जस्ट अभी हम समझाए कि अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट करे और इमेज का फॉर्मेशन करे तो हम लोग उसको रियल इमेज कहेंगे। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है देन रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे हम लोग दिखा सकते हैं। रियल इमेजेस आर जनरली इन्वर्टेड, और जो रियल इमेजेस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, एंड जो वर्चुअल होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। डिफाइन डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। 7 रंगों में जब व्हाइट लाइट रे बढ़ जाती है तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। और वो 7 रंग कौन कौन से हैं उसको याद रखने का ट्रिक क्या है आपको कमेंट में बताना है। डिस्पर्शन कब होता है? जब व्हाइट लाइट रे प्रिज्म से पास करती है, और ये जो 7 कलर हमें दिखाई देते हैं उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स कहते हैं। व्हाइट एज अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट को भेजते हैं तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्यों लौट जाती है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर के केस में हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइट रे को हम लोग नॉर्मल के थ्रू भेजेंगे तो वो नॉर्मल के लॉन्ग ही लौट जाएगी। मतलब एलोंग द नॉर्मल अगर लाइट रे को भेजा जाए तो एलोंग द नॉर्मल ही लौट जाएगी मिरर से टकराने के बाद। तो वही तो यहाँ पर भी होता है। ये जो कर्व वाला मिरर है, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है, इसका अगर हम लोग नॉर्मल का बात करें तो इसका नॉर्मल कौन होता है? अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से ये मिला दे तो ये सारे नॉर्मल्स ही तो हैं, ये सारे नॉर्मल्स ही है ना। अगर हम लोग किसी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजें तो ये ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा, वो अलोंग द नॉर्मल ही तो होगा। तो लाइट रे अगर अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो अलोंग द नॉर्मल ही चली जाएगी,
सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वही आंसर में लिखेंगे। अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली, ये अलोंग द नॉर्मल स्ट्राइक करती है मिरर को। इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द मिरर सरफेस, ये मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, और इसी कारण से ये उसी पाथ में वापस लौट जाती है। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कैसे हो गया, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम इसको मिला दिए तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। लाइट रे ऐसे आई, इसके अलॉन्ग गई तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, उसके बीच कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है तो 0 डिग्री हुआ ना। तो इसी के अलॉन्ग वापस भी लौटेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। दोनों 0 डिग्री होता है, इसीलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। What type of reflection is caused by rough surface? अगर रफ सरफेस है तो उसमें किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे आएगी तो एक साथ, लेकिन एक इधर चली जाएगी, एक उधर चली जाएगी, एक उधर चली जाएगी, तो रिफ्लेक्शन जो है इरेगुलर तरीके से होगा यहाँ पे। और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट इन मेनी डायरेक्शंस, ये अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवा सकता है लाइट रेस को। सिंस द सरफेस इज अनइवन लाइट रे डू नॉट स्टे पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट रे जो है, जो पैरेलल आई थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रह पाती है, कोई किधर चली गई, कोई किधर चली गई। देयरफॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, लाइट इधर उधर छितरा जाती है, और इसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। राइट एनी 2 रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज यूजिंग कॉनकेव लेंस। हम आपको पढ़ाए थे स्पेशल रेस के बारे में, और कॉनकेव लेंस के केस में स्पेशल रेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपको 2 रेस के बारे में बताना है। तो देखिए ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे कटेगी। तो यही वाला हम लोग रूल नंबर 1 में लिख सकते हैं। दूसरा रूल क्या था कि अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजें तो ये अनडेविएटेड रह जाएगी, ये सीधी चली जाएगी, है ना। तो यही 2 रूल हम लोग लिख सकते हैं। A ray parallel to the principal axis appears to diverge from the focus after diffraction. रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें लगता है कि ये जो लाइट रे आ रही है, जो पैरेलल लाइट रे है, वो फोकस से गुजर रही है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। सच में फोकस से नहीं गुजरती है, लेकिन हमें लगता है। और दूसरा क्या है, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पासेस विदाउट डेविएशन। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजेंगे तो वो बिना मुड़े ही पास कर जाएगी। वाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास में पानी है, ठीक, और हम लोग इसमें पेंसिल रख दिए, तो पेंसिल जो है मुड़ी हुई क्यों दिखती है, तो सिंपल सा कारण है कि यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो बेंड कर जाएगी, और हमें लगेगा कि पेंसिल का जो नोक है यहाँ पे है ना। पेंसिल का जो नोक है थोड़ा सा ऊपर है, जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, बेस से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो इस कारण से पेंसिल का नोक इस लेवल पे हमें दिखेगा, इस कारण से पेंसिल जो है हमें मुड़ा हुआ दिखेगा। सिंपल सा कारण है। जो जैसे कि वो तालाब का जो बेस था वो थोड़ा सा ऊपर दिखता था ना, वैसे ही पेंसिल का नोक भी थोड़ा ऊपर दिखेगा और पेंसिल मुड़ा हुआ हमें दिखेगा। लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट जो है वाटर से एयर यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। दिस पार्ट ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर अपीयर्स शिफ्टेड अपवर्ड, और इस कारण से पेंसिल का जो अंदर वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड हमें दिखाई देगी। ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट द पेंसिल लुक्स बेंट और ब्रोकन एट द वाटर सरफेस। इस कारण से पेंसिल जो है मुड़ी हुई या टूटी हुई हमें दिखती है। कहाँ पे टूटी हुई दिखती है, तो पानी के सरफेस पर, है ना, यहाँ पर हमें मुड़ी हुई दिखती है, ऐसे पेंसिल दिखती है हमें, ठीक है। तो फाइनली हमने डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप ये वाला बुक खरीद सकते हैं, क्लास 8 के लिए अवेलेबल है ये वाला बुक। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस बुक को परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं तो और भी आईडी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।